इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, क्या हमारे आसपास में पाए जाने वाले पदार्थ शुद्ध हैं? ये क्वेश्चन मार्क आपसे ही पूछ रहा है। चैप्टर 2 है, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। बात करते हैं सबसे पहले कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक और केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि कोई भी प्योर सब्सटेंस होता है वह एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कंटेन करके क्या किए गए होते हैं? बनाए रहते हैं। यानी उन सब्सटेंस में सिर्फ उसी तरह का मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड हमारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स और एटम्स पाए जाएंगे। एग्जाम्पल एलिमेंट, जितने आपके एलिमेंट हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, टोटल 118 जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है आपके, वो सारे के सारे क्या हैं? प्योर सब्सटेंस हैं। और कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंस में ही काम किए जाते हैं। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनकी लक्षण क्या होते हैं, सामान्य कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ए प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है, चाहे वो कंपाउंड के फॉर्म में हो या एटम के लिए, एलिमेंट के लिए हो। तो जैसे आपके पास कंपाउंड है H2O कंटेंट्स, तो अगर हम ये वाटर का देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? एक फिक्स्ड रेशियो में और फिक्स्ड कंपोजिशन में रहते हैं। तो ये क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जितने भी हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो उसकी अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, और बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये फिक्स है कि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा आपका वाटर क्या होगा? बॉयल होना चालू हो जाएगा। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द अदर काइंड ऑफ पार्टिकल्स बाय एनी फिजिकल मेथड। कह रहा है कि जितने भी हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस की बात हो गई, अब बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस प्योर होता है तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? मिक्सचर होते हैं। It is a substance in which two or more substances are simply mixed together in any proportion। कह रहा है कि मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है या एक तरह का सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज्यादा, यानी टू आर मोर सब्सटेंस, दो सब्सटेंस भी हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? एलिमेंट एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड एलिमेंट हो सकता है। इसका जो मिक्सचर होता है, अगर इन्हें एक साथ मिक्स कर दिया गया और इसका प्रोपोर्शन हम कुछ भी रख सकते हैं, इनका प्रोपोर्शन फिक्स न हो तो उसे हम क्या बुलाएंगे? मिक्सचर बुलाएंगे। अब मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक, ए मिक्सचर शोज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कह रहा है कि जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ए मिक्सचर मे बी सेपरेटेड इनटू द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। कह रहा है किसी भी मिक्सचर को, किसी भी जो भी आपके पास मिक्सचर होते हैं उन्हें फिजिकल मेथड द्वारा क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ए मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। कह रहा है कि किसी भी मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। ए मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जितना आपके इसके प्रॉपर्टीज हैं प्योर सब्सटेंस के, वही इसके ठीक अपोजिट किसके हो जाते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस के, मिक्सचर के। मिक्सचर का अपना बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, फिक्स नहीं होता। अब बात करते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट, हमें यह जानना बहुत जरूरी होगा कि दैट मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे मिक्सचर जो सब्सटेंसेस का होता है, वो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें पाया जाता है ये मिक्सचर। कौन कौन सी चीजें हैं? बटर, मक्खन, चीज, पनीर, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम में, शेविंग क्रीम क्या है? मिक्सचर है। हेयर स्प्रे मिक्सचर है, शैम्पू मिक्सचर है,
सोप मिक्सचर है, हेयर ऑयल मिक्सचर है, परफ्यूम मिक्सचर है, डिटॉल मिक्सचर है, टूथ मिक्सचर है, टूथपेस्ट, टूथ मिक्सचर नहीं है, टूथपेस्ट मिक्सचर है, और भी बहुत सारे मिक्सचर्स के एग्जांपल्स आपके आसपास देखने को मिलेंगे। ईटीसी आर आल क्या है? मिक्सचर्स। आल सॉल्यूशन आर मिक्सचर्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, इस तरह का सब्सटेंस आपका ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ देगा। तो अगर जितने भी हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं? तो मिक्सचर्स ऑफ टू टाइप्स, मिक्सचर्स आर टू टाइप्स, टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब इन ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर्स हैविंग ओनली वन फेज, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? मिक्सचर्स हैविंग ओनली वन फेज, जिसका सिर्फ एक फेज होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और उनकी कंपोजिशन क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब यह होता है कि जो पहचाने न जा सके, उनको पहचान न किया जा सके कि उनके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें मिलाए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। अनदर टर्म में, अनदर वर्ड में हम इसे कह सकते हैं कि दैट मिक्सचर्स हैव नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी वे मिक्सचर जिनके विजिबल, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की जो बाउंड्रीज होती है वो विजिबल नहीं होती, उससे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल आर कॉल्ड एलॉय। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो एलॉय कहलाता है, मेटल्स का, जैसे ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज। इनमें जो मिक्सचर्स, इनके जो बहुत सारे मेटल्स जो मिले होते हैं, इनमें क्या हमें पता चलता है क्या कि इसमें एक से ज्यादा मेटल मिला हुआ है? जैसे आप स्टील देखते हैं तो स्टील के अंदर आपको पता चलता है कि आयरन है कि कॉपर है कि फेरस है? नहीं, वो हमें बस एक स्टील जैसा ही एक ही फेज उसका बस दिखाई देता है, लेकिन उसमें मोर देन 2 मेटल्स मिले होते हैं। When sugar, salt, glucose etc dissolve in water, कह रहा है कि जब भी शुगर हो या सॉल्ट हो, शुगर को ही अगर हम क्या कर लेते हैं, वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं, तो डिजॉल्व करने के बाद उसका सिंगल फेज बनता है, यानी सिर्फ एक फेज होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, वो उसमें आसानी से घुल जाता है, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसमें जो घुला हुआ चीज है, क्या पानी में सॉल्ट घुल जाने के बाद आपको पता चलता है क्या कि इसमें सॉल्ट घुला हुआ है? नहीं पता चलता ना, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट को हम इनडिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी हम पहचान नहीं पाते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि उनकी बाउंड्रीज विजिबल नहीं है, कि इसमें एक तरफ चीनी है या एक तरफ साल्ट है और एक तरफ पानी, उनके दो फेज नहीं होते हैं, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ऑल मिसिबल लिक्विड्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, जो भी मिसिबल लिक्विड हैं, जो यानी ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में घुल जाएं, उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे मिसिबल लिक्विड में ऐसे समझ जाइए वाटर है और मिल्क है, वाटर और मिल्क एक साथ मिक्स हो सकते हैं ना, तो वो हमारे हो गए क्या? होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन में जैसे डीजल एंड पेट्रोल ले लीजिए, उन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स हो जाएंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड etc। एयर भी एक तरह का क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। उसमें कौन कौन से टर्म मिले होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपके आसपास में ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, क्या हमें पता चल रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं कि एक साथ हैं? वो सारे सारे कंबाइंड है और उनका फेज नहीं हमें पता चल रहा, सिर्फ एक ही फेज पता चल रहा है। इसका सेंस ये है कि ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो सारे सारे क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक होमोजीनियस मिक्सचर का अपोजिट टर्म रखता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, एंड हैव मोर देन वन फेज। इसके अलावा इसके दो फेज, वन फेज के अलावा दो फेज, तीन फेज, चार फेज होते हैं, एक फेज नहीं होता। ऐसे टर्म्स मिक्सचर जो होते हैं क्या कहलाते हैं?
हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि उनके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, क्योंकि उनके फेज अलग अलग हो जाते हैं। या अनदर टर्म में बात करें कि उनकी जो बाउंड्रीज होती है, सेपरेशन बाउंड्रीज, वो आसानी से क्या होती है, विजिबल होती है, यानी वो हमें आसानी से दिखाई देती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में शुगर एंड सैंड। शुगर और सैंड को जो आप मिला देंगे तो शुगर और सैंड में आप आसानी से इसके बाउंड्रीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। शुगर अलग होता है और सैंड अलग होता है, आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को पहचान सकते हैं किसके अंदर शुगर है और सैंड है। मडी वाटर, ऐसा पानी जिसमें कीचड़ घुला हो, तो हम उसमें कह सकते हैं कि इसमें क्या मिला हुआ है, सैंड मिला हुआ है। हम पानी में बता सकते हैं ना कि पानी भी है और इसमें कीचड़ भी है, मड भी है। टूथपेस्ट में भी हम बता सकते हैं कि इनमें दो या दो से ज्यादा कोई टर्म मिलाया गया है, इनकेस अगर उनमें कलर्स आते हैं, कोई टर्म्स होते हैं। अब बात करते हैं मैटर। तो मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही बात किया था। जो मैटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो होता है उसमें एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं, और जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इन्हीं के बारे में हम लोगों ने बात की है। ध्यान देते हैं, बात करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है आप टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। दो या दो से ज्यादा अगर सब्सटेंसेस हैं तो उनका जो मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसे क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। किसी भी सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सोल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट जो कि घुलता है, सोल्यूट वे चीजें होती हैं जो घुलती हैं, कम मात्रा में होती हैं, और सॉल्वेंट वे चीजें होती हैं जो घोलती हैं, वो ज्यादा मात्रा में होती हैं। जैसे इसकी एक अनदर डिफिनेशन हम देख लेंगे, सोल्यूट क्या होते हैं। सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सोल्यूशन, किसी भी बाइनरी सोल्यूशन का वह कंपोनेंट जो कि एक स्मॉल क्वांटिटी में होता है सोल्यूशन के अंदर, उसे हम कहते हैं सोल्यूट, और जो एक ग्रेटर क्वांटिटी में होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। एग्जांपल ले लीजिए, शुगर एंड वाटर। चीनी और पानी को जब एक साथ घोलते हैं तो चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो जो चीनी है वो सोल्यूट होता है और जो पानी है वो सॉल्वेंट होता है। और शुगर पानी को मिल करके कौन सा वाटर बनता है, शुगर सोल्यूशन बनता है, जिसे आप नॉर्मली रस भी कहते हैं। चाय बनाना है तो चाय में हम चाय पत्ती डालते हैं, तो चाय पत्ती जो डालते हैं वो कम मात्रा में होता है, तो वो क्या है, सोल्यूट है, और उसके बाद उसमें हम वाटर मिला देते हैं, सॉल्वेंट हो गया। ऐसे ही दूध की बात कर सकते हैं, दूध और पानी की बात कर सकते हैं। पानी कम मात्रा में मिलाई जाती है तो वो सोल्यूट हो गया, और दूध ज्यादा मात्रा में होता है तो वो सॉल्वेंट हो गया। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्यूशन की। सोल्यूशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सोल्यूशन, कि जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, जो कि घुलने वाले सब्सटेंस होते हैं, वे ही सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। अब मान लीजिए हमने वाटर लिया और वाटर में सैंड मिला देंगे, तो क्या वो घुलेगा, तो वो सोल्यूशन बनाएगा, नहीं बनाएगा, और वो मिक्सचर भी क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। लेकिन जबकि हम बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। सेकेंड, ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। वो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, यानी उसके कंपोनेंट हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते। द पार्टिकल ऑफ अ सोल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 nm। कह रहा है कि जो सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, वो 1 nm से स्मॉलर होते हैं। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। एक नैनोमीटर का सेंस हो गया 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। डायमीटर उसका 10⁻⁹ मीटर से कम होना चाहिए। ए ट्रू सोल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। एक ट्रू सोल्यूशन जो होता है ना, वो साफ होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार भी हम देख सकते हैं। ए ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। और जो एक अच्छा सोल्यूशन होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता। जो लाइट को स्कैटर करते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन की। सोल्यूशन कितने तरह के होते हैं, तो सोल्यूशन जो होते हैं उनको क्लासिफाइड किया जा सकता है वेरियस टाइप में। एक टाइप है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ए सोल्यूशन में भी। करा कि सॉल्वेंट के नेचर पर हम इसे डिपेंड करके बांट सकते हैं। तो उस बेसिस पर ये दो टाइप का होता है, एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन।
एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनका सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और जिनका सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शुगर एंड साल्ट, साल्ट को वाटर में जब घोलते हैं तो वो साल्टी वाटर बनाता है। तो साल्टी वाटर कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस, क्योंकि उसमें वाटर है। उसी के जगह अगर आप नॉन एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन की जगह आप वाटर की जगह कुछ और ले सकते हैं। जैसे दूध ले लीजिए, दूध और शुगर ले लीजिए। तो दूध और शुगर जब एक साथ मिक्स करेंगे तो दूध क्या है? वाटर नहीं है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी क्लासिफाइड एज। करा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट यह सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है और यह इसे सोल्यूट के भी नेचर पर हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके हिसाब से सोल्यूट के नेचर के हिसाब से यह तीन तरह के होते हैं: अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का यह सेंस है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर कोई सॉल्वेंट में सोल्यूट घुल रहा है तो वो उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कहेंगे। क्योंकि जब तक घुलेगा वह सैचुरेट नहीं है, वह जब तक घुलता रहेगा अनसैचुरेटेड ही माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर टी स्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी लीजिए और उसमें अगर एक चम्मच चीनी लेकर के आप मिला देंगे तो उसमें घुल जाएगा आसानी से। तो हम इसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड, क्योंकि जब तक वो घुल रहा है वो अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। ए सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्वेंट में हम सोल्यूट को डालें और उस सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट उसमें क्या हो चुका हो? घुल चुका हो। यानी अब वो घुलना क्या कर दे? बंद कर दे। उसके बाद वो घुले नहीं, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एट लास्ट मैक्सिमम घुले और उसके बाद वो घुलना क्या कर दे? अगर उसे थोड़ा भी हमने अधिक किया तो वो घुले नहीं। ऐसे टर्म पर जब आता है तो उसे ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 36 ग्राम। 36 ग्राम जो नमक है उसको 100 ग्राम पानी में क्या कर सकते हो? मैक्सिमम अमाउंट में घोल सकते हो। 100 ग्राम 100 ml अगर पानी तुमने लिया है और उसमें 36 ग्राम नमक घोलोगे ना तो वो उसका क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्योंकि उसके बाद अगर उसमें घोलना चाहोगे तो वो नमक घुलेगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो चुका है? सैचुरेटेड हो चुका है, सेटल्ड हो चुका है। एक नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो वो सेटल्ड हो चुका है। अब वो घुलना नहीं चाहता, जितना घुलना है वो घुल चुका है। अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक कंडीशन आती है, कब होता है? इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व इवन ऑन द हीटिंग एट देयर टेम्परेचर is a limit to which solute can be accommodated to the particle of the solvent which is a solution is called the super saturated solution. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की वो कंडीशन होती है जिसके बाद वह घुलना तो बंद ही कर चुका है, अगर उसमें और अमाउंट मिलाया गया तो वो सॉल्वेंट को ही क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपके पास 100 ml का वाटर है और आपने बालू लिया, सैंड ले लिए और सैंड को क्या कीजिए? मिक्स करते जाइए। एक टर्म के बाद ऐसा होगा ना कि जो वाटर होगा वो धीरे धीरे उस बालू में क्या होगा? उस बालू को जो वाटर होगा वो बालू को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। और एक स्टेज के बाद ऐसा आएगा कि आपका सैंड ही एक्स्ट्रा हो जाएगा और वो कम लगने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में ऐसा अगर कोई सोल्यूशन हमें दिखता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अपीयरेंस सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज। तीसरा टाइप है कि अपीयरेंस के बेसिस पर, कि हमको देख करके पता करें कि उसके बेसिस पर ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है
हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस वे सॉल्यूशंस होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विथ द यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। कह रहा है कि इनका कंपोजिशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का यह सेंस हो गया कि वो सॉल्यूशन में आपको कंपोनेंट क्या होंगे? यूनिफॉर्म हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे टी है, टी में क्या क्या मिला होता है आप पता कर सकते हैं क्या? कितना अमाउंट में चीनी है, क्या है, दूध है, कितने अमाउंट में आपका वाटर है, नहीं बता सकते। शुगर सिरप, चीनी का सिरप जो होता है, कितना अमाउंट में आपका सिरप वो बना हुआ है। ए सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, एक पानी का गिलास है और उसमें नमक घुला हुआ है, बता सकते हैं क्या कि नमक घुला हुआ है कि नहीं घुला हुआ है। तो वो सोल्यूशन में क्या होते हैं? कंपोजिशन जो होते हैं ना, उनके क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ठीक इसका अपोजिट होता है, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है। जैसे आयल एंड वाटर, आयल और वाटर को आप जब मिला देंगे तो इसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, और आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें आयल और वाटर मिला हुआ है। वाटर एंड चाक पाउडर, वाटर और चाक पाउडर को मिला देंगे तो आप कह देते हैं कि इसमें चूना मिला हुआ है, चाक पाउडर मिला हुआ है। मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी, उसमें आप बता देते हैं कि ये कीचड़ इसमें है। अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट आर अ क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन स्पेसिफाइड टेम्परेचर ऑफ। कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, वो मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी? सॉल्यूट की, जो कि सॉल्वेंट में क्या होती है? डिसॉल्व होती है, उसे ही हम उसकी क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। यानी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने की प्रोसेस की बात हो रही है कि मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी होती है, मैक्सिमम क्वांटिटी, वो जो सॉल्यूट होगा उसकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी होगी, वही उसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या कहलाती है? किसी भी टर्म की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज नॉर्मली टेकन एज 100 ग्राम्स। जब भी आपको सॉल्युबिलिटी लेनी है किसी भी अमाउंट के लिए, मान लीजिए आपको सॉल्ट का लेना है सॉल्युबिलिटी, तो आप 100 ग्राम ऑफ वाटर लीजिए और उसमें सॉल्ट को डालिए और डाल के उसको सैचुरेटेड कीजिए। कितना पर आएगा वो? 36 ग्राम पर। देखिए 100 ml पर कितना है? 36 ग्राम साल्ट सैचुरेटेड होता है, तो वो रूम टेम्परेचर पर वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस पर रख करके, और 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में किसी भी मटेरियल की सॉल्युबिलिटी क्या की जा सकती है? चेक की जा सकती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस फंडामेंटली डिपेंड्स अपॉन, और ये सॉल्युबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? पहला, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करती है। मान लीजिए आपने क्या किया? सॉल्यूट ले लिया सैंड, और सॉल्वेंट के तौर पे ले लिया आपने वाटर, तो क्या आप दोनों को घोलेंगे तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी बताएगी? तो वो घुलेगा। जब घुलेगा ही नहीं तो सॉल्युबल होगा नहीं, और सॉल्युबल होगा नहीं तो डिसॉल्व जब होगा ही नहीं तो सॉल्युबिलिटी निकलेगी ही नहीं। अब उसी की जगह आपने क्या किया? आपने ले लिया चीनी और उसी की जगह गोद ले लिया, तो गोद में चीनी को आप घोलेंगे, घुलेगा? तो सॉल्वेंट को भी अगर चेंज कर देंगे तो भी हमारा नहीं होगा, और सॉल्यूट को भी चेंज कर देंगे तो भी नहीं होगा। कब? जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने पर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बदल जाती है। नॉर्मल तौर पर आपने देखा होगा कि चीनी को हम मैक्सिमम तौर पर अगर घोलते हैं तो एक स्तर के बाद वो घुलना बंद कर देता है, लेकिन उसी चीनी को अगर हमें पाक बनाना होता है तो हम थोड़ा सा ही चीनी लेते हैं और उसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं, तो वो अच्छा सा पाक तैयार हो जाता है, कम ही सॉल्वेंट में, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वहां केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज वर्क करती है। तीसरा, टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर द विच अ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। टेम्परेचर का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर के लिए आप देखिए, गुड़ जो होता है, गुड़ में जब हम, आपके सोशल एग्जांपल के तौर पर हम आपकी बात कर रहे हैं कि जब हम गुड़ से लाई वगैरह बनाते हैं, अनदर स्टेट में उसे कई नामों से जाना जाता होगा, हम लोगों के यहाँ लाई धोधा के नाम से जाना जाता है। तो वो जो लाई बनती है, हम लोग जो खिचड़ी के समय, लोहड़ी के समय जो हम लोग बनाते हैं, तो ध्यान देते हैं कि उसमें थोड़ा सा गुड़ होता है। मम्मी लोग क्या करती हैं, थोड़ा सा गुड़ होता है, ज्यादा गुड़ होता है, उसमें हल्का सा पानी डाल देती हैं, तो वो क्या होता है? अच्छे से पाक तैयार हो जाता है उसका। तो
तो वो टेम्परेचर एंड प्रेशर पर भी डिजॉल्व डिपेंड करता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपको साल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, साल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो वेट ऑफ सोल्यूट का वेट निकाल लीजिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट इनटू 100 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपने क्या किया, 100 ग्राम पानी लिया और उसमें 36 ग्राम क्या मिलाया, नमक, और 100 से इंटू करा देंगे तो साल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 36। अरे बात समझ में। अब बात करेंगे डिफरेंट सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, शुगर की अलग होती है, साल्ट की अलग होती है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। सस्पेंशन क्या होता है, ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्पेशल थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इट। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी लिक्विड में बिना डिजॉल्व हुए, विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, किसी भी पार्टिकल में बिना डिजॉल्व हुए वो जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होते हैं वो सस्पेंशन कहलाते हैं। और वो क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर की तरह है, यानी वो हेटेरोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं, यानी उन्हें हम नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं हमारे, चाक पाउडर है, चाक और वाटर का मिक्सचर होता है, हमारा मडी वाटर है उसमें पानी होता है, और हमारा मटकी में हमारे सैंड पार्टिकल्स होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, आपका सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर है, करा कि आप पानी में सैंड को घोल दीजिए, बालू को घोल दीजिए, एंड फ्लोर इन वाटर है, आटे में पानी को घोल दीजिए तो उसके पार्टिकल्स, आटे के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हमारा आटा होता है उसके पार्टिकल्स आसानी से हमको दिखाई पड़ते हैं और वो सस्पेंशन कहलाते हैं। सस्पेंशन की क्या क्वालिटी होती है, इस सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन क्या होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज देन 100 nm डायमीटर। करा है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें घोला जाता है, जैसे सैंड को किस में घोला गया है, वाटर में सस्पेंडेड किया गया है, तो ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो डायमीटर होती है वो 100 nm तक होती है, यानी वो थोड़ा से बड़े होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन के हम आसानी से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, करा कि फिल्टर पेपर से जो हमारे सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं होते, यानी उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम उसे अलग कर सकते हैं। बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, करा कि जिसमें साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। सस्पेंशन की अगर हम इस तरह की बात करें तो जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बिटवीन में इन पार्टिकल का क्या होता है, साइज होता है, और ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, यानी ये इंटरमीडिएट है, ये बीचों बीच में आते हैं। ट्रू सॉल्यूशन से छोटे इनके पार्टिकल्स होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। एक अच्छा सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन माना जाता है, जिसके पार्टिकल्स आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन है। अब उससे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स में आ जाएंगे, और उससे थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो वो सस्पेंशन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल, आप कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात करेंगे तो स्मोक, धुआं जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का अच्छा एग्जांपल है। शू पॉलिश, अगर हम बात करते हैं शू पॉलिश की, जो जूता पॉलिश किया जाता है वो एक अच्छा उदाहरण है। शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम भी कोलाइडल पार्टिकल्स होता है। फेस क्रीम, जितने भी आप फेस क्रीम लगाते हैं वो जो है आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। मिल्क, दूध भी कोलाइडल पार्टिकल्स है। ऐसा नहीं है कि दूध के पार्टिकल्स नहीं होते, आप ध्यान से देखिएगा जब दूध को जलाया जाता है तो उसके पार्टिकल्स खोए के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो पेड़ा बनाते हैं तो आपके दानेदार निकल के सामने आते हैं ना, तो वो भी एक तरह का क्या है, वो बस उसके पार्टिकल्स क्या है, इंटरमीडिएट है।
स्टार्च सोल्यूशन जो पौधों के अंदर पाया जाता है, सोल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, जितने भी हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं इनके भी पार्टिकल्स ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन में भी सॉलिड लिक्विड गैस। कह रहा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स के जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो तीनों में हो सकती है, सॉलिड भी हो सकते हैं वे गैस भी हो सकते हैं और वो लिक्विड भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिए स्मोक क्या है, गैस है ना, धुआं, स्मोक गैस है। सुपॉलिश सॉलिड हो गया, और लिक्विड की अगर हम बात करें तो फेस क्रीम, मिल्क, ये सब के सब क्या है, लिक्विड है। तो कोलाइडल पार्टिकल तीनों फेज में होता है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, बात करते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या होते हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले डिस्पर्स्ड मीडियम की या डिस्पर्सन मीडियम की। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, द मीडियम इन विच द कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड मीडियम। कह रहा है कि वो ऐसा मीडियम जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो जाए, डिस्पर्स्ड हो जाए, इट मींस वो उसके साथ मिक्स हो जाए, तो वो होते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, और डिस्पर्सन मीडियम हमेशा क्या होता है, लार्जर अमाउंट में होता है। जैसे मान के चलिए कि हमने वाटर ले लिया और उसमें हमने सॉल्ट को घोला इन केस कोलाइडल बनाने के लिए, तो जो वाटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि हमें पानी हमेशा ज्यादा ही लेंगे। डिस्पर्स फेज्ड की बात करते हैं। डिस्पर्स फेज क्या होता है, तो द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट आर द कोलाइडल पार्टिकल्स। कह रहा है कि वो पार्टिकल्स, ये समझ जाइए सॉल्वेंट हो गया, और ये सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स जो आपके होते हैं या कंपोनेंट जो हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के, विच आर डिस्पर्स इन अ सॉल्वेंट आर कॉल्ड डिस्पर्स फेज। जो सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, वो कहलाता है आपका डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, और हमेशा डिस्पर्स्ड फेज जो होता है स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले हमारी बात होती है हेट्रोजीनियस कैरेक्टर की। या हमको देखने से मिल्क, कोई आपको एक बात बताइए, मिल्क आपको कोई दे देगा तो क्या आप इसे देखने से कह सकते हैं क्या कि यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके कंपोनेंट हमको नेकेड आई से दिखते नहीं है, इंटरमीडिएट है। स्मोक को आप कह सकते हैं क्या कि इसके ये आप कोलाइडल पार्टिकल्स हैं या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि स्मोक के भी पार्टिकल्स दिखते नहीं है, बट आप इसको देख सकते हैं। अगर आप अंधेरे में लाइट जलाइए तो उसमें आपको स्मोक के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे। फॉग गिरता है तो आपको उसके पार्टिकल पता चलते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। हेट्रोजीनियस कैरेक्टर की बात करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कोलाइड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। यह जो मिक्सचर होता है देखने से क्या लगता है, होमोजीनियस है। इट इज ड्यू टू रिलेटिवली, ऐसे बात करें कि इट इज ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। यह इसलिए होता है क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो आसानी से घुल जाते हैं। बट ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा गया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। The two phase present in the colloidal solution are called disperse phase and disperse medium। इसके दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्स फेज होता है और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम होता है। साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं 1 nm यानी 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बिटवीन तक होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स सबसे बड़े होते हैं, उससे छोटा होता है कोलाइडल पार्टिकल्स, और सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसके, ट्रू सॉल्यूशन के। और आखिरी बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो विजिबिलिटी, बिकॉज द स्मॉलर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड
आइज। बोला है कि कोलाइडल पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण की वजह से हम इन्हें नेकेड आइज से देख नहीं सकते हैं। इफेक्ट क्लास 9 कल हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ा। प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज टिंडल इफेक्ट का भी आता है, तो इस टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। व्हेन इन अ डार्क रूम, किसी डार्क रूम में ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो कोई भी एक लाइट बीम ऑफ लाइट किसी डार्क रूम में अगर बीम ऑफ लाइट किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन से पास होती है, एंड देन व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, और वह हमें डायरेक्शन ऑफ द लाइट की तरफ व्यू दिखाती है, द पाथ ऑफ लाइट इज फाउंड टू बी इल्यूमिनेटेड, तो हम ऐसा पाएंगे कि जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या है, इल्यूमिनेटेड है, वो चमक रहा है, वह प्रज्वलित हो गया है। बट व्हेन व्यू एट अ राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट द सॉल्यूशन अपीयर्स डार्क, लेकिन वहीं अगर हम राइट एंगल पर उस सॉल्यूशन के अपीयरेंस को देखें तो हमें क्या दिखाई देगी, डार्क दिखाई देगी। When a beam of light is passed through a colloidal solution, लेकिन यही अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, द पाथ ऑफ बीम इज इल्यूमिनेटेड इन ऑल द डायरेक्शन, लेकिन वहीं अगर आप किसी भी डायरेक्शन में उसे इल्यूमिनेटेड करने की कोशिश करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो वो क्या होगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, मान के चलिए कि ये हमारे पास एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, और होमोजीनियस सॉल्यूशन में अगर हमने क्या किया, सिंपली तौर पर अगर हमने लाइट पास कराया, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो इसके जो लाइट होंगे वो पास होगी, लेकिन अगर उसी को हम राइट एंगल पर कर दें, 90 डिग्री पर कर दें, तो लाइट पाथ ऑफ लाइट हमें पता नहीं चलेगा कि वो किस रास्ते से आई हुई है। बट कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका स्मोक आता है, स्टार्च सॉल्यूशन आता है, मिल्क आता है। घर पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। घर पे क्या कीजिए, सिंपल एक पानी ले लीजिए और उससे टार्च, अंधेरे रूम में जाइए और उससे प्लास्टिक के ग्लास में टार्च को लीजिए और दूध को, एक ग्लास में दूध को लीजिए और दूसरे ग्लास में शीशे का ग्लास हो तो और बेटर होगा, और उससे बेटर टेस्ट ट्यूब हो तो सबसे बेटर होगा। तो टेस्ट ट्यूब में जब हम लाइट को पास कराएंगे, तो लाइट में पास कराते ही हमको ये पता चलता है कि अगर वो लाइट होमोजीनियस सॉल्यूशन से होकर के पास हो रही है तो वो सिंपल डायरेक्शन में तो इल्यूमिनेट करता है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वो डार्क दिखाई देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि लाइट किधर से आ रही है। बट अगर आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में वो बीम ऑफ लाइट का पाथ क्या होता है, मतलब वो दिखाई देने लगता है, चाहे आप किसी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जहां से चाहे आप वहां से लाइट को पास कराएंगे, तो वो बीम ऑफ लाइट क्या होगी, उसके डायरेक्शन को बताएगी कि इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और इधर जा रही है, आपको पता चलेगा इस चीज का। इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसे ही आप टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसको एक सिंपली तौर पर ऐसे समझ जाइए कि जैसे अगर कोई एक अंधेरे रूम हो और अंधेरे रूम में जब आप टार्च जलाएंगे, तो टार्च जलाने पर आपको पाथ ऑफ लाइट पता चलता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, आपको पता चलते हैं। ऐसे ही धूप का किसी छोटे से छेद से होकर के बाहर आना, किसी अगर छोटे से होल से बाहर आता है, तो भी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। द इल्यूमिनेटेड पाथ इज कॉल्ड टिंडल कोन, और यह जो पाथ होता है, जो इल्यूमिनेट होता है, उसे टिंडल कोन कहते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर ऐसे ही है, इसीलिए यहां बनाई गई है। इट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल सॉल्यूशन, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन द्वारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, लाइट की स्कैटरिंग का जो प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है, कौन सा इफेक्ट कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। दैट इज द टिंडल इफेक्ट। मान लीजिए ये लाइट है और ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से अगर हमने स्ट्रेट उसको दिया, हमने क्या दिया, स्ट्रेट अगर हमने लाइट दिया, तो पाथ क्या होगा, इल्यूमिनेटेड होगा, तब तो हमें पाथ दिखाई देगा कि लाइट इधर से आ रही है। बट उसी के जगह अगर हमने उसको 90 डिग्री पर उसको लाइट को पास कराया, ये ऐसे डायरेक्शन में ना होकर के 90 डिग्री पर पास कराया तो भी अंधेरा होगा, चाहे ऊपर से पास कराया तो भी हमें अंधेरा ही दिखाई देगा, लाइट का पाथ हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, तो आप चाहे जिस डायरेक्शन से आप लाइट को पास कराएंगे, आपको पता चलेगा कि लाइट इस रास्ते से जा रही है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया गया कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया गया।
ये सेक्शन में डिवाइड कर दिया हूं, ये ऊपर समझाने के लिए है। एक कोलाइडल सोल्यूशन लिया गया है और उस कोलाइडल सोल्यूशन में एक लेंस रखा गया है और लेंस से बीम ऑफ लाइट को क्या कराया जा रहा है, पास कराया जा रहा है। जब बीम ऑफ लाइट को पास कराया जा रहा है तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ एक पॉइंट पर ऐसे होंगे कि वो एक पॉइंट पर मीट करते हुए निकल करके बाहर जा रहे हैं और वो हमें इल्यूमिनेटेड पाथ उस सोल्यूशन के अंदर दिखाई देगा, उस सोल्यूशन के अंदर दिखाई देगा। आपके पास जो भी बुक है उसमें कोलाइडल सोल्यूशन का वो फिगर दे रखा है, कुछ ऐसा ही फिगर दिखाई देगा और उसमें जो पाथ ऑफ लाइट देखिए, ये पाथ ऑफ लाइट जो जा रही है, ये लाइट का जो पाथ है ना वो इल्यूमिनेट करेगा और आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको स्पष्टली दिखाई देगा कि पाथ इस रास्ते से होकर के लाइट गई है और वो इल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई देगा। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट थी। अब हम बात करते हैं जिसको टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइटिंग के प्रोसेस को सबसे पहले टिंडल ने ही इस इफेक्ट को खोजा था, डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की। कोलाइड की क्या क्लासिफिकेशन है? तो मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 7 ग्रुप। 7 ग्रुप में कोलाइड सॉल्यूशन को बताया गया है, जिसमें से 3 आपके सामने हैं और बाकी के जो 4 हैं कल आपको बता दिए जाएंगे अगले वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सॉल की। सॉल क्या होते हैं? सॉल इज कोलाइड्स इन विच टीनी सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। एक लिक्विड मीडियम में जो सॉलिड टीनी पार्टिकल्स किसके होते हैं? सॉलिड के होते हैं। डिस्पर्स मीडियम का डिस्पर्स सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और मीडियम क्या होता है? लिक्विड होता है। इन लिक्विड मीडियम तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सॉल कहलाते हैं। जैसे इंक हो गया, सोप हो गया, सोल्यूशन हो गया, स्टार्च सोल्यूशन हो गया एंड मोस्ट पेंट हो गया। जब आप पेंट को ध्यान देंगे ना तो पेंट जो होता है लिक्विड मीडियम में छोटे छोटे टीनी पार्टिकल सॉलिड के होते हैं जो गैपिंग को फिल करते हैं। आप कभी जब पेंट कीजिएगा तो उसमें अगर गैपिंग होती है ना तो पेंट करते समय उस गैपिंग को क्या कर देता है? पेंट हील कर देता है। जैसे आप आयरन की ले लीजिए, एक आयरन लेंगे और आयरन को जब आप पेंट करते हैं तो वो स्मूथ हो जाता है ना, तो उसके बीच में अगर आप आयरन को पहले जंग जब पकड़ा हुआ होगा, जब रस्टिंग हुई होगी तो उस समय आप टच करेंगे तो वो आपको रफ लगेगा, लेकिन जैसे ही पेंट हो जाएगा वो क्या होता है? स्मूथ हो जाता है। यानी उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉलिड ही पाए जाते हैं, बहुत टीनी पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसा कोई भी अगर हमारे पास कोलाइड है तो वो क्या होता है? सॉल होता है। और सॉल के एग्जांपल है इंक है, सोप है, सॉलिड है, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सारे के सारे हमारे सॉल है। अब बात करते हैं सॉलिड सॉल की। सॉलिड सॉल क्या होते हैं? सॉलिड सॉल इज अ कोलाइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं इन अ सॉलिड मीडियम। लेकिन मीडियम क्या हो जाता है? सॉलिड। इसमें देखिए मीडियम लिक्विड होता है लेकिन इसमें मीडियम सॉलिड हो जाता है। जैसे कलर्ड जेम्स स्टोन लाइक रूबी। जो कलर्ड जेम्स स्टोन्स होते हैं वो रूबी टाइप, रूबी एक ही डायमंड का ही टर्म होता है, आप इसे नेट पर सर्च देख सकते हैं। तो वो सारे के सारे सॉलिड सॉल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं एरोसॉल। एरोसॉल क्या होते हैं? एरोसॉल इज ए कोलाइड्स इन विच अ सॉलिड आर लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस। अब ध्यान दीजिए, अगर वो सॉलिड डिस्पर्स्ड मीडियम क्या था? टीनी सॉलिड पार्टिकल्स था, लेकिन मीडियम क्या था? लिक्विड था, तो वो है सॉल। डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है और मीडियम भी क्या है? सॉलिड है, तो वो क्या है? सॉलिड सॉल। और एरोसॉल में हमारा डिस्पर्स मीडियम तो लिक्विड हो गया, बट मीडियम क्या हो जाएगा? गैस की तरफ हो गया, इंक्लूडिंग एयर, तो वो हमारा हो जाता है एरोसॉल। एरोसॉल 2 तरह से टर्म में लिए जाते हैं, ध्यान दीजिए। द एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल इन विच सॉलिड इज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स जो है सॉलिड है और मीडियम क्या रहेगा? गैस, जैसे स्मोक। विच इज ए सूट एयर एंड ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल का जब एग्जॉस्ट यानी बाहर जब धुआं निकलता है ना, तो धुआं निकलता है तो उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे टीनी हमारे पार्टिकल्स लिक्विड फेज के होते हैं और वो एक गैस है ना, ब्लैक धुआं बाहर निकलता है। तो वो ऑटोमोबाइल्स के जितने एग्जॉस्ट हैं वो स्मोक, धुआं निकलता है, धुएं के साथ उसके बहुत ही टर्मोलॉजी के टर्म में वो पार्टिकल्स आपको बाहर निकलते हुए ध्यान देंगे और वो एक गैस मीडियम है, गैस मीडियम के साथ निकल करके बाहर आता है। द एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल इन विच द ए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड। यहां सॉलिड डिस्पर्स्ड था, यहां क्या है? लिक्विड डिस्पर्स्ड है इन अ गैस। गैस मीडियम में अगर लिक्विड डिस्पर्स होता है तो हेयर स्प्रे।
जो हेयर स्प्रे आपका आता है वो लिक्विड डिस्पर्स्ड होता है। कैसे? जब आप स्प्रे करते हैं तो वो गैस की तरह होता है, बट जैसे ही आपके बालों पर इकट्ठा होता है वो क्या होता है? लिक्विड फेज का बनता है ना। तो डिस्पर्स्ड उसका क्या है? लिक्विड है, और मीडियम गैस का रहता है। हेयर स्प्रे, फॉग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। फॉग जब आपके हाथों पर नहीं रहता है तो वो हमें गैस की तरह दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इकट्ठा होता है वो एक लिक्विड फेज में बदल जाता है ना। ऐसे ही मिस्ट एंड क्लाउड्स, बादलों के साथ भी ऐसे ही होता है। बादल वैसे आपको दिखाई देते हैं कि वो क्या है? स्मोक की तरह है, लेकिन जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो बड़ी बड़ी पानी की बूंदे बन जाते हैं और वो बरसने लगते हैं। हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड का चौथा टर्म है इमल्सन। एन इमल्सन इज ए कोलाइड इन विच minute droplets of one liquid are dispersed are in other liquid which is not miscible with it। कह रहा है कि ऐसे इमल्सन जो ऐसे कोलाइड्स होते हैं जिनमें वन माइन्यूट ड्रॉपलेट, बहुत कम ड्रॉपलेट ऐसे होते हैं जो लिक्विड के डिस्पर्स फेज में होते हैं, और दूसरा लिक्विड इसमें मीडियम होता है, बट दे आर नॉट मिसिबल विथ ईच अदर, वे एक दूसरे से मिसिबल नहीं होते। दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम भी लिक्विड होता है, लेकिन वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। जैसे मिल्क के अंदर मिल्क तो होता ही होता है, उसके साथ उसका क्रीम भी उसी के साथ होता है, बस वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। जब हम उन्हें फिल्ट्रेट करते हैं, जब उन्हें हम चर्निंग करते हैं, तो आसानी से मिल्क जो हमारा बटर होता है वो बाहर आ जाता है। बटर, फेस क्रीम, ये जो है एक ही साथ एक में दूसरे का टर्म लिक्विड फॉर्म में मिले रहते हैं, बट वो अलग अलग होते हैं। फोम, कोलाइड का पांचवा टर्म। द फोम इज ए कोलाइड इन विच ए गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। मीडियम लिक्विड है लेकिन डिस्पर्स्ड फेज क्या है? गैस है। जैसे फायर एग्जॉस्टर फोम। फायर एग्जॉस्टर फोम की ये बात है कि जो मीडियम है उसका लिक्विड का होता है, जब वो बाहर आता है तो लिक्विड होता है, लेकिन किसमें एग्जॉस्ट में रहता है? डिस्पर्स्ड, उसका फेज कौन सा होता है? गैस का होता है। सोप बबल्स जो होते हैं, वो होते हैं गैस फेज के, लेकिन जैसे ही फूटते हैं, जैसे ही वो डिस्पर्स फेज अपना चेंज करते हैं तो वो किस फॉर्म में हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं कि नहीं? जैसे बबल्स आप देखिए, सोप के बबल्स को आप उड़ाइए तो वो आपको गैस के फॉर्म में तभी तो उड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बबल्स वो फूट जाते हैं तुरंत आप जिस भी पोजीशन पे आप रहेंगे वो आपका फेज, वो मीडियम क्या हो जाएगा? लिक्विड का हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये लिक्विड है। शेविंग क्रीम के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि वो लिक्विड मीडियम का ही होता है, और उस तरह जब हम एग्जॉस्टिंग में करते हैं तो वो क्या करते हैं? अच्छा सा झाग बना देता है, लेकिन जब हम उसे हाथ पे टच करते हैं कुछ समय बाद, जब उसके बबल्स हट जाते हैं तो वो लिक्विड मीडियम में हमें दिखाई देता है। बियर फोम, बियर जो होते हैं, बियर को जब आप गिराते हैं तो उसका जो फोम निकल करके बाहर आता है, झाग जो होता है बियर वगैरह में, जब आप लोग उसे सेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उसका जो झाग आता है वो एक्चुअल में तो होता है लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन उसका डिस्पर्स फेज किसमें दिखता है? गैस में दिखता है, वो बाहर हवा में तेजी से उछलता है। सॉलिड फोम की बात करते हैं। द सॉलिड फोम इज ए कोलाइड इन विच द गैस इज डिस्पर्स्ड एंड मीडियम इज सॉलिड। मीडियम सॉलिड हो जाता है लेकिन डिस्पर्स फेज गैस ही रहता है। जैसे इंसुलेटिंग फोम होता है, फोम रबड़ होता है, फोम रबड़ उसका डिस्पर्सिंग मीडियम गैस की तरह ही होता है, वो दबता है, स्पर्शिंग होता है, बट अगर हम मीडियम की बात करें तो वो सॉलिड हमें लगता है ना। जो आपके पास सॉलिड फोम होता है, जैसे यहां आपके पास सॉलिड फोम है, ये एक सॉलिड फोम है। स्पंज, इसे स्पंज कहा जाता है, ये स्पंज है। और ब्रेड भी कुछ इसी टर्म का होता है। बात करते हैं जेल की। जेल इज ए सेमी सॉलिड कोलाइड, यह सेमी सॉलिड कोलाइड होता है विच देयर इज अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। कर सॉलिड पार्टिकल्स का हमेशा कांटेक्ट किसके साथ होता है? लिक्विड के साथ होता है। इसको हम जेल्स बोलते हैं। जितने भी आप जेलीज वगैरह खाते हैं, जो टॉफियां आती हैं जेलीज की, वो सारे इसी के हैं। जिलेटिन जो आता है वो भी यही है, और हेयर जो जेल होता है, जो आप हेयर जेल लगाते हैं, वो भी जेल का ही एक टर्म है, जिसका डिस्पर्स पार्टिकल्स सॉलिड होता है, वो लिक्विड मीडियम के फॉर्म में रहता है। तो ये जितने जेल्स हैं ये इसी के टर्म में आते हैं। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है, ए सॉल्यूशन, और वो कंसंट्रेशन कैसे डिसाइड किया जाता है। ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट क्या हो, किसी सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में हो तो वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है?
डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। जैसे आप वाटर ले लीजिए और शुगर ले लीजिए, वाटर का मेजरमेंट आप ज्यादा रखिए और शुगर जो है कम रखिए, तो शुगर जो है सॉल्यूट जब हम उसमें डालेंगे तो हमको ऐसा पता ही ना चले कि चीनी तो पड़ा है, हम अगर उसका स्वाद लें तो चीनी तो बहुत ज्यादा है, मतलब चीनी तो पड़ा है लेकिन बहुत कम मात्रा में, यानी सॉल्यूट क्या है, कम है। किसी भी सॉल्यूशन में डिजॉल्विंग सॉल्यूट, अगर किसी लिक्विड में डिजॉल्विंग सॉल्यूट जो है कम मात्रा में है, स्मॉल अमाउंट में है, तो उसे हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। बट ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर यही स्मॉल अमाउंट की जगह सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में हो इन अ लिक्विड, दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एंड हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट होता है। जैसे एसिड वगैरह हमारे हो गए, एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बेसिस हो गए हमारे, उसमें हम वाटर मिलाते हैं एक्स्ट्रा। जैसे आपने अगर ऐसे सिंपल सी भाषा में आपको सामाजिक तौर पर हम समझाएं, तो आपने चीनी और पानी का रस बनाया, जो नॉर्मल गांव में रस आपको बोला जाता है, वो तो शुगर सोल्यूशन है, शुगर वाटर का सोल्यूशन। तो उसमें अगर वो मीठा हो जाए, ध्यान दीजिएगा, एक स्तर होगा जिसमें ना तो वो आपको एकदम मीडियम लगेगा कि हाँ अच्छा रस बना है, न ज्यादा मीठा है न ज्यादा कम मीठे की, वो एक एवरेज है। लेकिन एवरेज से अगर कम हो गया, पानी पीते आपको लगे और पीते समय आपको ये लगे नहीं मीठा कम है, तो उस समय आप कह सकते हैं कि वो क्या है, डाइल्यूट है। और इस समय आपको लगेगा चीनी बहुत ज्यादा हो गई है। शुगर का सेंस है, शुगर का जो है सॉल्यूट जो है, एज ए सॉल्यूट हमारा शुगर जो मिला हुआ है वो बहुत ज्यादा हो गया, यानी हमारा जो रस है शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया है, मीठा हो गया है, ज्यादा मीठा हो गया है। तो उस समय वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है। कंसंट्रेशन डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कोई भी कंसंट्रेशन सॉल्यूट के प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूट कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यह डिसाइड किया जाता है, इसको निकालने के जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको निकालने के 3 मेथड आपके पास होते हैं। पहला मेथड होता है मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज का नाम दिया जाता है, डब्ल्यू से दिखाया जाता है, वेट बाय वेट, या एम बाई एम से हम कह सकते हैं, एम बाई एम या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कह सकते हैं, वेट बाई वेट या एम बाई एम, मास बाई मास। क्या होता है मास बाई मास, मास बाई मास परसेंटेज जब हम इसका निकालते हैं तो मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम एंड मास ऑफ 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का कितना ग्राम हम लेंगे, 100 ग्राम लेंगे। 100 ग्राम आप सॉल्यूशन मास ले लीजिए और उसका सॉल्यूट का मास ले लीजिए और इंटू 100 करा दीजिए, तो मास बाई मास परसेंटेज निकल जाएगा किसका, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का मास बाई वॉल्यूम भी से भी हम ऐसा निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए सॉल्यूशन का मास नहीं पता है, आप जो सॉल्यूट डाल रहे हैं उसका तो मास पता है, लेकिन आप जो सॉल्यूशन बना है उसका मास नहीं पता, उसका वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम यानी आपको पता है कि 200 ml रस बना है, 200 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का सॉल्यूशन है, 1000 ml का सॉल्यूशन है। तो उसके लिए जब आप मास बाई मास का फार्मूला आप वहां यूज करेंगे तो वहां ऐसे आप यूज करते हैं कि दिस मेथड, यहाँ कि दिस मेथड एक्सप्रेसिंग टू द कंसंट्रेशन यूज्ड व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन इनटू अकाउंट। कह रहा है कि जो सॉल्यूट आपने डाला है वो और टोटल सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट घुलने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो अगर हम लेके चलते हैं तो वो हमारा होता है मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के 3 मेथड है। एक है मास बाय मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम, जिसको W बाई V से दिखाया जाएगा, W फॉर वेट, अभी पर वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा W हमेशा ऊपर है, यानी सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो भी हमें वॉल्यूम परसेंटेज पता चल जाएगा। और आखिरी होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी दोनों के क्या पता है, दोनों के भी वॉल्यूम पता है। हमको सॉल्यूट का भी वॉल्यूम पता है और
सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम पता है, तब हम निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको इसको हम बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपने कहा कि वो 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और उसमें जो आपने चीनी डाला है वो 25 ग्राम का है, तो दोनों का क्या पता है आपको? मास पता है ना, तो उसका कंसंट्रेशन जब निकालेंगे तो किस फार्मूले से निकालेंगे? मास बाई मास फार्मूले से निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ऐसा है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है, किसी ने कह दिया कि वो 100 ml की सीसी है, 100 ml है, यानी सॉल्वेंट 100 ml का है और चीनी आपने उसमें 25 ग्राम मिलाया है, तो वो क्या हो जाएगा? मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो उसमें आपको सॉल्यूट का तो मास पता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है 100 ml। लेकिन अब ऐसा किसी ने कह दिया कि चीनी आपका लिक्विड फॉर्म में ही था, ऐसा भी तो हो सकता है कि चीनी लिक्विड फॉर्म में हो, चीनी को घोल दिया गया और लिक्विड फॉर्म में हो और पानी भी लिक्विड फॉर्म में था, तो आपने क्या किया कि वाटर उस शुगर को जब आपने डाला, उस चीनी को जब आपने डाला पानी के अंदर, वो लिक्विड फॉर्म में था, तो पानी 50 ml था और पानी आपका 100 ml और पानी थी जो शुगर था वो कितना ml था? 50 ml। तो दोनों का क्या पता है आपको? वॉल्यूम पता है, मास तो पता है नहीं। तब आप कौन सा फार्मूला रखेंगे? मास बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम पता होगा आपको उस समय। इन तीनों पर हम लोग अगले टर्म में हम इसके एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ताकि हमें यह स्पष्ट हो जाए और कैसे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकाला जाता है ये पता चले। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन बाय मास का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का और मास बाय वॉल्यूम, इन दोनों का कंसंट्रेशन निकालने के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब उस पे क्वेश्चन, हमने उसके फार्मूले पढ़े हैं, आप उस पे क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, a solution contains 40 grams of common salt in 320 ग्राम of वाटर। 320 ग्राम वाटर में आपका 40 ग्राम क्या है? साल्ट मिला हुआ है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है मास बाई मास परसेंटेज से। तो सबसे पहले मास ऑफ द सॉल्यूट निकालेंगे। जो मास ऑफ द सॉल्यूट एज ए सॉल्यूट यहाँ क्या है? साल्ट है। तो साल्ट कितने ग्राम है हमारे पास? 40 ग्राम है। तो सबसे पहले हमने 40 ग्राम साल्ट का लिखा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों मिलाकर के ना सॉल्यूशन बनते हैं। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 40 प्लस 320 ग्राम, इट मीन्स हो जाएगा 360। यानी टोटल सॉल्यूशन कितने ग्राम का होगा? 360 ग्राम का। अब हम ध्यान देंगे मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूट फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी 4 into 100। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा? 360 into 100%। तो 40, अब 0 से 0 हमने कैंसिल किया, 4 से 9 को डिवाइड किया और ये जब हमने डिवाइड किया तो 11.1% आया है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। 5 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है जो कि डिजॉल्व है किसमें? वाटर में। आपके पास ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूट होगा कि नहीं होगा? ग्लूकोज एज ए सॉल्यूट आप ले लीजिए, ग्लूकोज सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट में कौन सा हो गया? वाटर। देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या दे रखा है? 200 ml। तो क्या ग्लूकोज इसमें घुला हुआ है? बिल्कुल घुला हुआ, तभी तो सॉल्यूशन बना है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट दोनों है। 200 ml का सॉल्यूशन लिया गया है। व्हाट इज द मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन? तो ध्यान दीजिए, मास ऑफ द सॉल्यूट दिया है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, तो मास बाई वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमने किया, ये आया है कितना परसेंट? 2.5%। यानी 2.5% कंसंट्रेशन है उस किसका? आपके ग्लूकोज का उस वाटर में। अब थर्ड एग्जांपल हमने ऐसा लिया कि 10 ml ऑफ एथेनॉल,
10 ml एथेनॉल है इज मिक्स्ड विथ 90 ml ऑफ वाटर। 10 ग्राम एथेनॉल को 90 मतलब 10 ml एथेनॉल को 90 ml वाटर में क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। मिक्स करने के बाद हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल इन द सॉल्यूशन। तो एथेनॉल का इस सॉल्यूशन में वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का हमने जब फार्मूला पढ़ा था परसेंटेज निकालने के लिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमें सबसे पहले चाहिए क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल जो है 10 ml है, जो कि सॉल्यूट है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है 90 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, या कह दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसे कह दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहिए या टोटल वॉल्यूम कर दीजिए। 10 ml हमारा एथेनॉल है और 90 ml वाटर में मिलाया गया है, तो टोटल कितना ml हो गया, 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितना परसेंट आएगा, 10%। यानी 10% परसेंटेज है किसका, एथेनॉल का, किसमें, 90 ml वाटर में। अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जितने भी हमने मिक्सचर्स पढ़े, अब उन मिक्सचर्स के सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेपरेशन पढ़ते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस आर पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी व्हेन द मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट। अगर हम क्या करते हैं कि ध्यान देते हैं कि सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस आर पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, उनके डेंसिटी के बेसिस पर अगर हम सब्सटेंसेस के मिक्सचर की बात करें, तो व्हेन द मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, तो अगर हम मिक्सचर को बहुत तेज से रोटेट करेंगे, देन द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे अबव। तो हम ऐसे करने पर जो हमारे डेंसर पार्टिकल हैं वो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, ऐसे कौन कौन से पार्टिकल्स हमको, कौन कौन से मिक्सचर्स को हम अलग कर सकते हैं। तो सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस आप अपनाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोसेस चर्निंग का, CHURNING, चर्निंग प्रोसेस, जिसे मथनी कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। जब आप लोगों ने जरूर फोटो वगैरह में देखा होगा कि माँ यशोदा जो है चर्निंग प्रोसेस के ही द्वारा मक्खन निकाल रही होती है। दूध को डाल दिया जाता है और उसे चर्निंग किया जाता है, तो हैवी पार्टिकल्स, डेंसर पार्टिकल नीचे हो जाते हैं और लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, और उसे छान करके अलग कर लिया जाता है। अब कैन यू थिंक व्हाट इज द टोन्ड एंड डबल टोन्ड मिल्क, क्या आप बता सकते हैं, आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि टोन्ड मिल्क क्या होता है और डबल टोन्ड मिल्क क्या होता है। बटर के ही टर्म से है, जिसमें बटर मिला होता है वो डबल टोन्ड मिल्क होता है मिल्क में, और जिसमें मिल्क नहीं होता वो टोन्ड मिल्क होता है, यानी उससे बटर निकाल दिया गया होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, किसके एप्लीकेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस कहां कहां उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, आप इसका यूज करते हैं डायग्नोस्टिक लैब में और यूरिन तथा ब्लड टेस्ट में। डायग्नोस्टिक लैब में यूरिन और ब्लड टेस्ट इसी के द्वारा किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा, उसके सारे पार्टिकल्स अलग अलग निकाल करके और सारे की जांच करके रिपोर्ट बनती है। सेकेंड, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स ड्राइज टू द स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द क्लोथ। इस चर्निंग प्रोसेस का, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का, वॉशिंग मशीन जो कपड़े सुखाती है इसी प्रोसेस का उपयोग करती है। वो कपड़े को अच्छे तरीके से स्क्वीज कर देती है, सुखा देती है, टर्म निकाल देती है। अब बात करते हैं सी, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। जो क्रीम से बटर अलग निकाला जाता है, मिल्क से जो बटर्स निकाले जाते हैं, वो डेयरीज में और होम घरों में यूज किया जाता है। हैव यू सीन डस्ट पार्टिकल फ्रॉम आवर क्लोथ एंड सेटल एट द बॉटम वॉशिंग टब्स, डू यू थिंक व्हाई एंड नाउ, क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं या बता सकते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे कपड़ों पर लगे होते हैं, जब हम इसे बाल्टी या किसी टर्म में डुबोते हैं, तो डुबोने के बाद वो डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं ना, तो ये कैसे होता है और क्यों होता है, इसके विषय में आप विचार कीजिए। अब बात करते हैं, आपसे क्वेश्चंस किया जा रहा है, अब विचार करते हैं इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आउट ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर
कोई भी दो कंपोनेंट किसी भी मिक्सचर के हों, वन कैन इवापोरेट, जिसमें से एक इवापोरेट हो सकता है, दैट इज हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मतलब उसका लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, एंड अदर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरे का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। इवापोरेशन प्रोसेस द्वारा किसको अलग किया जाता है? ऐसे दो मिक्सचर का जिसमें से एक का लेस बॉइलिंग पॉइंट हो और एक का हायर बॉइलिंग पॉइंट हो, तो इसे अलग करने के लिए हम इवापोरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। देखिए आपके पास एक ट्राइपॉड है और बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड पर हमने एक बीकर रखा और बीकर में मिक्सचर डाल दिया है, और ये पेट्री डिश है जिससे आसानी से निकल सकता है, वाटर इवोपोरेट होकर के निकल रहा है, और हमने यहाँ इंक डाल रखा है। इससे किस किस चीज को अलग किया जा सकता है? तो मिक्सचर ऑफ डाई के मिक्सचर को अलग किया जा सकता है, किससे? एंड वाटर और डाई, रंग और पानी आपको एक साथ अगर मिल गए हों, रंग और पानी एक साथ, आपके डाई और पानी एक साथ मिल गए हों, तो उसको अलग करने के लिए आप क्या कीजिए? उसको इवोपोरेट कर दीजिए। इवोपोरेट करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो जाएगा? इवोपोरेट होकर के निकल जाएगा, और आपका जो डाई होगा यानी कलर होगा, वो कलर बीकर में रुक जाएगा। आउट ऑफ वाटर एंड डाई और वाटर इवोपोरेट एंड डाई इज लेफ्ट बिहाइंड द पेट्री डिश, और जो पेट्री डिश होता है उसमें आपका वाटर तो इवोपोरेट होकर के निकल जाएगा, लेकिन डाई उसी में बच जाएगा। इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू आप साल्ट को भी वाटर से अलग करते हैं। जैसे जो भी इवापोरेशन के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है सी के लिए, तो इवापोरेशन प्रोसेस का ही उपयोग करके हम लोग वाटर और साल्ट को भी अलग कर सकते हैं। बाय सेपरेटिंग फनल, थर्ड मेथड है सेपरेटिंग फनल से जो मिसिबल अनमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उन्हें हम अलग करते हैं। जैसे इमिसिबल लिक्विड्स में आपके आ जाते हैं पानी और तेल। ऑयल एंड वाटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इमिसिबल का होता है, सेपरेटिंग फनल से उसे अलग किया जा सकता है। जैसे अभी आप देखिए कि आपको सेपरेटिंग फनल का एक फिगर हमने लिया हुआ है यहाँ पर, और उसमें वाटर और केरोसिन आयल, दो ऑयल हमने दो टर्म मिला दिए हैं। वाटर और केरोसिन को जब आप मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होंगे। तो सेपरेटिंग फनल में इमिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करते हैं। तो क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? टू इनमिसिबल लिक्विड्स या इमिसिबल लिक्विड्स आप इसे कह सकते हैं, लिक्विड विच डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन ए सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल में हम पुट करके इसे अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें केरोसिन हमने क्या किया कि हमारे पास स्टॉप कॉर्क होता है और सेपरेटिंग फनल में दोनों का मिक्सचर डाल दिया। कुछ स्टेज छोड़ देने के बाद कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो हमारा केरोसिन आयल होगा वो ऊपर हो जाएगा और वाटर नीचे हो जाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो है, इस वजह से वाटर नीचे चला जाएगा और हमारा केरोसिन ऊपर होगा। उसके बाद स्टॉप कॉर्क जो होता है, स्टॉप कॉर्क के फनल को हम ऑन कर देंगे, जिसकी वजह से वाटर जो होगा धीरे धीरे इससे निकलने लगेगा और इसका लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक ऐसा पोजीशन आएगा जिस पर वाटर हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा और केरोसिन इसे दिखाई देगा। बस स्टॉप कॉर्क को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। हमारा केरोसिन अलग हो गया और पानी वाटर अलग हो गया। तो ये सेपरेटिंग फनल का ऐसे यूज करके हम यूज करते हैं। कब? जब हमें दो इमिसिबल लिक्विड्स का यूज करना होता है। इमिसिबल लिक्विड्स एप्लीकेशन कहां इसका यूज किया जाता है? सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल वाटर के कॉम्बिनेशन में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम एंड आयरस फ्रॉम द लाइटर slag in removed from the iron, the matter in iron। तो कह रहा है कि आयरन जो होता है, अगर हम इसकी बात करें, और ये आयरन है, आपका जो आयरन है उसके ओर से सेपरेट करने के लिए भी हम इसका यूज, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। क्योंकि जो लाइटर स्लैग होते हैं वो हल्के होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, और चूंकि आयरन हैवियर होता है इसलिए वो नीचे आ जाता है। अब बात करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस की। सब्लिमेशन प्रोसेस कहां यूज किया जाता है, इसके बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं। आउट ऑफ टू कंपोनेंट्स वन विल बी सब्लिमाइन, सब्लिमाइन है सब्लिम, और एंड अदर विल नॉट। कह रहा है कि ऐसा कोई दो लिक्विड हम लेते हैं जिसमें से एक जो है सब्लिमाइन हो और दूसरा सब्लिमाइन के लिए ना हो, यानी एक सब्लिमाइन हो सके और दूसरा ना होता हो, तो ऐसे टर्म के लिए हम यूज करते हैं सब्लिमेशन मेथड का। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सब्लिमाइन शब्द यूज कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, एग्जांपल, हमारे पास NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है,
NH4Cl आपके पास है, NH4 आप Cl लेंगे, NH4Cl है आपके पास, अमोनियम क्लोराइड है, एंड NaCl कॉमन साल्ट, इन दोनों का मिक्सचर आप लेंगे। यानी आपके पास कपूर है, और कपूर चूंकि व्हाइट होता है और नमक भी व्हाइट होता है, दोनों को हमने क्या किया, एक साथ मिक्स कर दिया। और आपसे कहा कि आपसे जब भी मतलब ऐसे समझिए, जब क्लास लैब में जाते हैं तो लैब में जाने से पहले आपको ये टर्म दे दिया गया और कहा गया कि इन दोनों को अलग करके लाइए, कैम्फर को अलग कीजिए, कपूर को अलग कीजिए और नमक को अलग कीजिए। तो इसके लिए जब कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे आप, सब्लिमेशन का प्रोसेस। उसके लिए क्या करेंगे, बर्नर आपके पास रहेगा, ट्रिपॉइड रहेगा, उसके ऊपर आप एक टर्म लेंगे, चाइना डिश लेंगे, चाइना डिश के ऊपर आप एक कॉर्क रखेंगे, आप किसी भी टर्म को यूज कर सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा देंगे और अंदर उस मटेरियल को डाल देंगे, सॉल्ट भी डाल देंगे और कैम्फर भी डाल देंगे। जब आप नीचे से बर्नर को ऑन करेंगे तो बर्नर का फ्लेम जब इस पे आएगा, तो बर्नर का फ्लेम आने की वजह से इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट, कैम्फर जो आपका नमक होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, और कैम्फर का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करेंगे, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट, सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, ज्यादा होता है, कम नहीं होता, ज्यादा होता है, और कपूर का जो होता है कम होता है, जिसकी वजह से यह जल्दी बॉयल हो जाएगा और वह इवापोरेट होना चालू हो जाएगा। कैम्फर जल्दी से इवापोरेट होकर के आएगा, चूंकि हम ऊपर क्या लगा चुके हैं, कॉटन प्लग लगा चुके हैं, तो कैम्फर हमारा ऊपर नहीं जा पाएगा और वो उसकी परत पर चिपक जाएगा। चूंकि नीचे का परत गर्म है और ऊपर का परत ठंडा है, तो वो चिपकते ही उस पर क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, हमें सॉलिडिफाई अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। एप्लीकेशन इसका यूज कहां किया जाता है, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन एंड अमोनियम क्लोराइड, या जो भी सब्लिमाइन वाले प्रोसेस है उनके टर्म के लिए यूज किया जाता है, कि जिनको आसानी से हम सब्लिमाइन कर सकें। क्रोमेटोग्राफी, ये एक बहुत ही हार्ड और ऐसे कह लीजिए कि नॉर्मलाइज तौर पर आप ऐसे प्रोसेस को नहीं देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी में कोई भी कलर्ड कंपोनेंट का मिक्सचर है हमारे पास, बाय यूजिंग द एब्जॉर्बमेंट, जो एब्जॉर्ब किया हुआ है, विच दे आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रेड्स। कह रहा कि एब्जॉर्बिंग रेट के हिसाब से, मान लीजिए दो डाइज हैं, एक ब्लू कलर का है और एक ब्लैक कलर का है, जैसे इंक हो गया, इंक में दो कलर मिल गए हैं, कोई कलर हमने ले लिया, उसमें दो कलर मिक्स हो गए, उनको अलग करना है। जैसे ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे हमारा गुलाब का पेटल्स है, अगर हम रोज पेटल्स की बात करते हैं तो रोज पेटल्स में से उसका कलर बाहर निकालना हो, आपके गुड़हल का जो पेटल्स होता है, हिबिस्कस का जो पेटल्स होता है, उससे उसके कलर को बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के लिए क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज किया जाता है। ऐसे में ध्यान दीजिए कि इसका कहां यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का, तो टू सेपरेट कलर्स ऑफ अ डाई, ये लैब में आप जब देखेंगे अच्छे से इसको समझ में आएगा। इसका एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखाएंगे विथ डिजिटल बोर्ड। अभी यहां पर इसे समझाना है, ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी इंक का टर्म है, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से इन टर्म्स को हम अलग करते हैं। सेपरेट कलर्स फ्रॉम अ डाई, किसी डाई से कलर को अलग करना है, मान लीजिए दो तीन कलर मिक्स हो गए हैं तो उसे कलर को डाई को अलग करना है। टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर्स फ्रॉम द क्लोरोफाइसेस या क्लोरोफिल, या जितने भी हमारे टर्म्स है, मैंने कहा ना रोज पेटल से कलर को अलग करना है। आपको जो गुलाल बनते हैं, जो अच्छे वाले गुलाल बनते हैं और महंगे बिकते हैं, वो हमारे पेटल से ही बनाए जाते हैं, जैसे गुड़हल के पेटल से बनाया जाता है, रोज के पेटल से बनाया जाता है, और भी जितने भी हमारे अच्छे फूल होते हैं उनके पेटल्स से वो बनाए जाते हैं कलर। टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, और अगर ब्लड में कोई ड्रग मिल गया हो, अगर ब्लड में हमने कोई नशीली दवा खा ली हो, या किसी तरह का कोई ड्रग मिला हुआ है, या कोई अनदर टर्म मिला हुआ है जिससे पता चल जाता है कि आपके ब्लड में ये चीजें पाई गई हैं, तो उसको भी अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का ही यूज करते हैं। डिस्टिलेशन, इसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या होती है, बेस्ड ऑन सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स followed by the condensation out of two component, one has lower boiling point and other has higher boiling point. This is used to separate the two or more miscible liquids. अगर हम बात करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस की, तो अभी इससे पहले जस्ट हम लोगों ने एक और प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, उसमें इमिसिबल दो इमिसिबल लिक्विड्स जो थे, या दो इमिसिबल पार्टिकल्स जो थे आपस में मिक्स थे, तो उसे सेपरेटिंग फनेल से अलग कर रहे थे। लेकिन अगर दो मिसिबल मिल जाए, ऐसे एज सिंपल समझ लीजिए कि वाटर एंड मिल्क एंड अनदर, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आसानी से मिसिबल हो,
वे मिसिबल लिक्विड्स हो, तो उन्हें कैसे अलग करेंगे। तो इसका प्रोसेस ये है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब इन दोनों को मिक्स हमारे पास मिल जाता है तो उसमें से एक का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा और एक का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले को लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम ले आएंगे, जब बर्नर पर लोअर बॉइलिंग पॉइंट लाएंगे तो जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा वो इवापोरेट होकर के हमारे थर्मामीटर से हम मेजर कर लेंगे कि हमारे लोअर बॉइलिंग पॉइंट कितना है और बर्नर से उतना गर्म करते रहेंगे। जैसे ही थर्मामीटर पर वो टेम्परेचर आ जाएगा हम बर्नर को बंद कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, और उसके बाद जैसे ही लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो सरफेस होगा वो इस टर्म से होते हुए हमारे वाटर कंडेंसेशन के पास आ जाएगा, जहां पर जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो मिक्सचर लिया गया है, एक मिक्सचर ऑफ एसीटोन लिया गया है एंड वाटर लिया गया है। तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये जल्दी से इवापोरेट होकर के कंडेंसेशन, वाटर कंडेंसेशन वाले टर्म में आ जाएगा, जहां क्लैंप पर वाटर कंडेंसेशन के लिए क्या किया जाता है कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों को, इसमें ये जो ब्लैक टर्म से दिख रहे हैं आपके छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं, और ये जो एसीटोन इवापोरेट पोर्शन में आता है वो इसी वाटर आउटलेट में आकर के क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद मतलब कूल हो जाता है, और कूल होने के बाद हम उसे बीकर में अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ वाटर और एसीटोन दोनों साथ में थे और आखिरी में एसीटोन हमको मिल गया और वाटर इसी बर्नर में रुक जाता है। देखिए दो मिसिबल लिक्विड एसीटोन और वाटर आपस में मिक्स थे, उन दोनों को हमने अलग कर लिया। ये सिंपल ऐसे समझ जाइए कि जो आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर आने वाले जो भी है अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर आप ले सकते हैं। तो कोई भी दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का, और ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाने वाला ऑपरेटर्स है जिसको मैंने फिगर के थ्रू दिखाया। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। व्हेन द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड, अगर मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर को हीट करते हैं तो एसीटोन का जो है बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एंड बॉइल्स द मूव्स थ्रू द डिलीवरी ट्यूब, और डिलीवरी ट्यूब से वो मूव्स होकर के विद इन द इट कंडेंसेस बैक द लिक्विड, और यही प्रोसेस को टोटल एग्जांपल के टर्म में लिखवाया गया है। और ऐसा ये प्रोसेस है कि ध्यान दीजिए, अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है, और डिस्टिलेशन प्रोसेस में अनदर टर्म भी आता है कि इफ देयर आर मोर देन टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है वाटर और एसीटोन, तो आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया, दो से ज्यादा हो गए तो उसके लिए भी डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, बस उसमें एक अनदर टर्म का यूज करते हैं और वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें तीन कंपोनेंट आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, चार कंपोनेंट आपस में मिक्स हो जाए। ऐसे प्रोसेस के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जैसे दो या दो से ज्यादा अगर कंपोनेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होते हैं। देन वी यूज टू द फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम टू सेपरेट ऑल कंपोनेंट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेटिंग कॉलम्स अलग से बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज डन बाय एयर एंड पेट्रोलियम, यह प्रोसेस जो है एयर एंड पेट्रोलियम के थ्रू डन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एयर है, हमने कंप्रेस किया और कूल किया, कंप्रेस और कूल किया तो अलाउड टू वार्म अप द स्लोली एंड फ्रैक्शनल कॉमन, तो जिसकी वजह से एयर जो है वार्म हो करके फ्रैक्शनल कॉमन में चला गया, एंड गैसेस सेपरेटेड टू द डिफरेंट हाइट्स, और डिफरेंट हाइट पर हमको अलग अलग गैसेस क्या हो गई, मिल गई। जैसे उसमें ऑक्सीजन होता है, जैसे एयर में आपका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, तो उसको डिस्टिलेशन करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का। अब जो यह आपके डिस्टिलेशन प्रोसेस है या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, इसके एप्लीकेशन कहाँ क्या क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसके विषय में अगर हम बात करते हैं तो द पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जितने भी पेट्रोलियम रिफाइनरीज होते हैं उनमें देखिए पेट्रोलियम रिफाइनरीज में आपका पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ग्रीस होता है, अनदर जितने भी पेट्रोलियम मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही अलग किए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल, जितने भी पेट्रोल से रिलेटेड केमिकल होते हैं, ये ग्रीस वगैरह जितने भी आपके आते हैं, मोबिल आते हैं, ये सब पेट्रोकेमिकल मटेरियल है। यहाँ तक कि आपके जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन आता है जिससे रोड बनाने में आपको हेल्प होती है, जिसको कोलतार कहा जाता है, वो भी इन्हीं पेट्रोकेमिकल ही मटेरियल होता है। एंड केमिकल प्लांट्स, और जो केमिकल प्लांट्स होते हैं वो नेचुरल गैस के प्रोसेसिंग के लिए, या क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट्स, या क्रायोजेनिक प्रोसेस के तौर पर जो प्लांट्स सेपरेट करते हैं। इसका अनदर यूज है इन ऑयली रिफाइनरीज। ऑयली रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल से यूजफुल सब्सटेंस को निकालने के लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन एंड आर्गन फ्रॉम एयर, और इसका यूज ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को और आर्गन को
अलग करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल तौर पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर मिलता है, तो वो ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है? नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, आर्गन गैस का यूज बिल्डिंग वगैरह के लिए किया जाता है। तो ये कहाँ से हमें मिलते हैं? तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किए जाते हैं। इसी का यूज करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके इन गैसों को अलग अलग कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ मिक्सचर बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग इन ए सुटेबल solvent and the crystallizing out one component। करा है कि किसी सुटेबल सॉल्वेंट में पहले से कोई इम्प्योरिटीज आपकी मिली हुई हो और उस इम्प्योरिटीज से उस कंपोनेंट को क्या करना, बाहर निकालना, ही क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। एग्जांपल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है इम्प्योर है, आर द फर्स्ट डिजॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड में एंड इज हीटेड टू सैचुरेट सैचुरेटेड, एंड वो जो हेटेड है वो हेटेड करता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ। आपका कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है जो कि इम्प्योरिटी के तौर पर है, वो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम घोल देते हैं उसके घोल में, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ हेट रखता है। नाउ दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट ओवरनाइट, तो इसलिए यह सॉल्यूशन ओवरनाइट कर देगा। सो नाउ ओनली प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ऑन फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर पर हमें क्रिस्टल सरफेस मिल जाएगा। यानी अगर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिया, तो डालने के बाद हमें कॉपर सल्फेट का, अगर हम फिल्टर पेपर से उसको छानते हैं, फिल्टर पेपर से फिल्टरेट करते हैं, तो फिल्टरेट करने के बाद हमें कॉपर सल्फेट का टर्म मिल जाएगा। व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन इवापोरेशन? क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेशन से बेटर क्यों है? बिकॉज सम सॉलिड डिकम्पोज आर गेट चार्ज्ड अपॉन हीटिंग टू द ड्राइनेस ड्यूरिंग इवापोरेशन। एग्जांपल शुगर, करा कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो हीट करने पर, जबकि ड्राइनेस रहती है उनको इवापोरेट रहने पर। तो शुगर जो है ना, अगर उसको हम इवापोरेट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसी के जगह अगर हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो वो सूखी हमें मिलती है, क्योंकि हमें सूखा चाहिए। सम इम्प्योरिटीज रिमेन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन आफ्टर द फिल्टरेशन। करा कि कुछ ऐसे भी हमारे टर्म्स होते हैं कि फिल्टरेशन के बाद भी उसमें कुछ टर्म्स डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऑन इवापोरेशन दीज इम्प्योरिटीज डू नॉट इवापोरेट, तो इस वजह से इवापोरेशन का अगर आप प्रोसेस अपनाते हैं तो वो इवापोरेशन वो इम्प्योरिटीज को क्या करेगी, इवापोरेट नहीं कर पाएगी, एंड रिमेन विद द मिक्सचर, और तभी भी वो उसमें क्या रहेगी, पड़ी रहेगी। इसलिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इवापोरेशन प्रोसेस से क्या होता है, बेटर होता है। प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से जो है साल्ट को प्योरिफाइड करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल एज अ एलम, यानी फिटकरी के क्रिस्टलाइजेशन के लिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन के लिए, इसकी जो इम्प्योरिटीज होती है इनको निकालने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। आइए अब हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज की जो डिफिनीशंस हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स से दे रखी हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। वन लाइनर डिफिनीशन मैं बता सकता हूं, मैं बता रहा हूं आप उसे, चूंकि मैं यहाँ लिखवाया नहीं हूं, उनकी डायरेक्ट फीचर्स के बारे में हम लोगों ने लिखवा दिया है, तो यहाँ चूंकि स्पेस कम था, तो फिजिकल जो है केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है, दैट चेंज इन विच द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है, एंड द केमिकल, जो केमिकल कंपोजिशन होती है विल चेंज, अगर वो चेंज होता है दैट इज नोन एज केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वे चेंजेस होते हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है, और जो हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट होते हैं उनके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं। बट फिजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो दैट चेंजेस इन विच द केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज एंड द न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है और हमारा केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। एग्जांपल आपके हिसाब से मैं आपको आपके सोशल टर्म में एग्जांपल आपके ले रहा हूं। पहला तो आपका एग्जांपल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म पर आपका अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज में सबसे आसान अगर हम बात करें तो वाटर ले लीजिए, वाटर का आइस में, वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होता है तो क्या कोई नया सब्सटेंस बनता है, नहीं, वो वाटर ही रहता है, बस उसने अपना क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दिया।
लेकिन अगर वहीं केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो केमिकल चेंज के लिए हम मिल्क टू कर्ड की बात कर लेते हैं। मिल्क से हमारा दही बनता है, तो दही नया सब्सटेंस बनता है कि नहीं बनता है, और उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होता है। इसकी एक और खासियत होती है, फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, उन्हें वापस उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है मे बी, बट केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से फिर दूध नहीं बनेगा, लेकिन आपका वाटर से आइस बन सकता है लेकिन आइस से वापस वाटर नहीं बनेगा। तो चलिए उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। केमिकल चेंज नॉट इजिली रिवर्सिबल, ये इजिली रिवर्सिबल नहीं होते, कुछ होते हैं रिवर्सिबल लेकिन बाकी इजिली रिवर्सिबल नहीं होते। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। रिएक्टेंट्स यूज्ड अप, रिएक्टेंट इसके लिए यूज किए जाते हैं। ऑफन हीट लाइट साउंड फ्रीजिंग ऑकर्स, प्राय ऐसा होता है कि इससे या तो हीट निकलती है, नहीं तो लाइट प्रोड्यूस होती है, नहीं तो साउंड निकलता है, नहीं तो फ्रीजिंग की आवाज आती है। आकर्स, इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रोड्यूस, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी यहां प्रोड्यूस होती है। एप्रोसिएट में फॉर्म इजी टू द वुड बर्निंग, करा कि कुछ समय टर्म पर ऐसे कर लें कि इस एप्रोसिएट टर्म को आप हटा दीजिए, ये थोड़ा सा स्पेशल हो गया, आप यह ध्यान दीजिए। फिजिकल हार्ड टाइप में था। फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, फिजिकल चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंजेस इजिली रिवर्सिबल, ये इजिली रिवर्सिबल है। नो न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो कोई नया प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होता है। ऑफन जस्ट ए स्टेट चेंज, ये सिर्फ अपना स्टेट ही चेंज करते हैं, जैसे आइस से आपका वाटर हो गया, वाटर से आइस हो गया। एग्जांपल आइस मेल्टिंग, आइस का मेल्टिंग दिया गया है। अब एलिमेंट की बात करते हैं, तो सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट से जो भी टर्म बनते हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं? मेटल में लस्टर होता है, उनकी अपनी एक चमक होती है, लस्टर होता है। बट नॉन मेटल जो होते हैं नॉन लस्टर हैं, उनमें लस्टर नहीं होता, उनमें चमक नहीं होती। मेटलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जबकि मेटलॉइड का प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन में होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी इसके आते हैं, जैसे लेक्चर में कुछ एक्सेप्शन आपके आएंगे, तो इसमें जो है डायमंड जो है ना, डायमंड जो है तो नॉन मेटल, लेकिन उसका अपना लस्टर होता है कि नहीं होता है? वो चमकता है, उसकी अपनी एक चमक होती है। मैलिएबल एंड डक्टाइल, करा मैलिएबल होते हैं, इन्हें मैलिएबल क्या प्रॉपर्टी होती है? दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इन विच द सब्सटेंस कैन बी बीटेन एंड फॉर्म्ड इनटू द थिन शीट। उसे थिन पीट करके उसे एक पतली सीट के रूप में अगर चेंज कर देते हैं तो उसकी किसी भी सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलिएबल कहते हैं। और डक्टाइल किसे कहा जाता है? डक्टाइल इज दैट प्रॉपर्टी इन विच द एनी सब्सटेंस कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टाइल कहलाती है। लेकिन नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं? नहीं, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं और नॉन मैलिएबल होते हैं। उन्हें जैसे नॉन मेटल में आपका कार्बन आ गया ना, आपका कोयला आ गया, कोयले को अगर आपने लिया और आपने उसको क्या किया? सैंड आ गया आपका, सैंड नॉन मेटल है, तो अगर सैंड को आप पीटते हैं तो क्या वो पतली सीट के रूप में आती है? क्या वो तार के रूप में आती है? नहीं, वो नॉन मैलिएबल है, नॉन डक्टाइल है। सोनोरस, मेटल के अंदर सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है। जो मेटल्स होते हैं, सोनोरस की प्रॉपर्टी का सेंस ऐसे आप कह सकते हैं कि जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। मेटल्स को मेटल से आप टकराएंगे या मेटल्स को किसी भी टर्म से अगर टकराएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है। मेटल आपको, नॉन मेटल आपका ईंट ले लीजिए, ईंट को ईंट के साथ टकराएंगे तो वो उसकी अपनी वो साउंड नहीं आएगी जिस क्वालिटी का साउंड आपका मेटल देता है। किसी लोहे से लोहे को टकराइए और नॉन टर्म पर कोई भी नॉन मेटल आप ले लीजिए, उसको टकराइए तो वो सोनोरस की प्रॉपर्टी को नहीं रखते। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल के अंदर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, उनमें अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जा सकता है? पास कराया जा सकता है। एंड हीट को भी पास कराया जा सकता है। बट नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड आयरन आपका, गोल्ड आयरन सोडियम आपका, सिल्वर, ये सब के सब क्या है?
मेटल्स हैं। और नॉन मेटल में आपका ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। और मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड नॉन मेटल और मेटल के बीच की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटलॉइड होती है, और उसके बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन उसके एग्जांपल्स हैं।